चलते चलते बात किफ़ायत के साथ देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मेरे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं जिनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शेख तारिक साहब, जिन्होंने मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी कश्मीर यूनिवर्सिटी से 2009 में किया। उसके बाद नेट और JRF लाइफ साइंस में 2009 में ही क्वालिफाई किया। उसके बाद इनकी चाहत जो थी सिविल सर्विस एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने की और उसको क्रैक करने की, वो बहुत पहले सी थी। हालांकि अपने पहले अटैम्प्ट में कामयाबी हासिल ना करने के बाद भी इन्होंने ये चाहत जो है नहीं छोड़ी और अपना दूसरा अटैम्प्ट 2011 में दिया, जो इन्होंने क्वालिफाई किया। लेकिन इन्होंने KS एग्ज़ाम देने के बाद इनकी तैनाती जो है KPS यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में हुई। 1 साल पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने के बाद इनकी ये कोशिश थी कि ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आए और उन्होंने एक बार फिर से कोशिश की कि वो KS का एग्ज़ाम दें और 2012 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई भी किया। और लकीली इस बार उन्हें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में तैनाती मिली और अभी वो प्रेजेंटली असिस्टेंट डायरेक्टर फूड जो है बारामूला में काम कर रहे हैं। आइए खैर मकदम करते हैं हमारे इस छोटी सी कोशिश में जनाब शेख तारिक साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्रिया किफ़ायत साहब। तारिक साहब, आए दिनों हमारे इस शो में इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ होती हैं और मैं बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कुछ कारनामे किए होते हैं उनको लाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा ये चलते चलते शो है थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, जो KS एग्ज़ाम देना चाहते हैं या सिविल सर्विस में आना चाहते हैं और उनकी कोशिश जो है वो पहली कोशिश के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। आज आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपने अपनी ये कोशिश की और क्या मैसेज रहेगी आपके उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए। देखिए किफ़ायत साहब, जैसे आपने पहले भी बोला कि मैंने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया ये दूसरे अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया और उसके बाद जब मैंने क्वालिफाई किया तो मेरा जो पैशन था वो सिविल सर्विस की तरफ था। सिविल सर्विस मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो दूसरा एग्ज़ाम मैंने वो क्वालिफाई किया तब मैं पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा था और पुलिस ट्रेनिंग में मैंने दूसरा एग्ज़ाम दिया, वो भी उधमपुर एकेडमी से। क्योंकि तब भी मेरा ये दिमाग में ये था कि मुझे सिविल में आना है और मैंने बहुत सारी मेहनत करके और बहुत कोशिश करके दूसरी बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ आपका एक पैशन होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पैशन और कंसिस्टेंसी हो तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। और अगर दूसरी बात कहें कि अभी जो JKPSC और UPSC का जो सिस्टम है, इनका जो सिलेबस है वो सेम है। 2012 में ये सेम नहीं था। JKPSC का सिलेबस 2018 और UPSC का सिलेबस 2011 में जो था वो अब सेम हो रहा है। मतलब जो 2011 में उनका सिलेबस था, अब इन्होंने 18 में ये किया। तो ये एक एडवांटेज है। ये एडवांटेज इस हिसाब से कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है UPSC के लिए, IAS बनने के लिए, जो JKPSC का भी वही सेम सिलेबस है। सपोज़ जो KS की तैयारी कर रहा है वो UPSC भी कर सकता है। और ये एग्ज़ाम उतना मुश्किल इस हिसाब से नहीं है क्योंकि इसका जो है जो एंट्री पॉइंट है वो ग्रेजुएशन है। इसका मतलब ये है कि एक सिंपल जो ग्रेजुएट बंदा है वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है और उसकी ज़िंदगी बदल सकती है और कई लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है वो। तारिक साहब, यहाँ पे मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि लोगों का एक नोशन है कि अगर किसी को KS एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसकी स्कूलिंग जो है बेहतर होनी चाहिए। देखिए, स्कूलिंग हर जगह ठीक होती है। बेहतर का कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स में उसने पढ़ाई की होनी चाहिए। किस हद तक ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर आप मेरी स्कूलिंग देखें तो मैंने नूर इस्लाम से पढ़ा था और नूर इस्लाम से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया, सिविल सर्विस में आ गए। स्कूलिंग का उतना मसला नहीं है। मसला ये है कि ये जो बेसिक अगर इसमें देखेंगे, इसमें एक पेपर होता है क्वालिफाइंग इंग्लिश और उस क्वालिफाइंग इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है वो 10th का स्टैंडर्ड है। आप इसकी लेवल ज़्यादा ऊपर मतलब लेनी ही नहीं है। इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि इन्होंने तो पहले ही ग्रेजुएशन रखा है ना इस चीज़ के लिए। लिहाजा वो स्टैंडर्ड बेसिक हो, बेसिक अंग्रेज़ी आपको आए, बेसिक चीज़ें आपको आएँ तो वो काफ़ी है। तारिक साहब, यहाँ पर एक बात सामने निकल के आई है कि आपने कहा कि इसके लिए एग्ज़ाम के लिए उतना ज़्यादा टफ़ नहीं है अगर आप में पैशन हो, आप डेडिकेटेड हो। यहाँ पर ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगा और जो हमारे स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देखेंगे जिनके लिए ख़ास तौर पे हमने आज इनिशिएटिव लिया, वो ये जानना चाहेंगे क्या ग्रेजुएशन करने के बाद, जैसा कि मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद मेरा नोशन था, मेरा माइंड था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, फिर मैं B.Ed में जाऊंगा, उसके बाद मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी करूंगा, किस हद तक ये सही? यही तो मुझे लगता है यही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर देखिए किफ़ायत साहब, अगर हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे ना जो अभी तक सिलेक्शन क्या है वैली से, JKPSC की बात कर रहा हूँ, मतलब KS की बात कर रहा हूँ, हमने एनालिसिस थोड़ी बहुत की अपनी जगह से कि 2001 में जो पोजीशन हमारी थी वही 2020 में है। 2001 में हमारी जो सिलेक्शन थी JKPSC में, KS में, वो लेस देन 30% थी। आज भी लेस देन 30% है।
अगर हम तब बात करें कि तब शायद उतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब तो है, अब तो यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, अब तो इंटरनेट भी है, अवेयरनेस भी है। फिर इसका मतलब इसका मतलब है कोई ना प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम क्या है, जब हम इसको एनालाइज करते हैं कि हमारी पार्टिसिपेशन ही इसमें बहुत कम है। हमारी पार्टिसिपेशन मतलब वैली की पार्टिसिपेशन कम है। वैली के लेस देन 30% सिलेक्शन होने के ये बहुत बड़ा रीज़न है कि पार्टिसिपेशन कम है। उसके बाद इस एग्ज़ाम में आने के लिए आपको थोड़ा सीरियस होना है। आपका एक सिलेबस दिया है, उस सिलेबस को फॉलो करना है, लिमिटेड बुक्स को फॉलो करना है। तो ये ट्रेंड 2001 में वही थी और 2020 में भी वही है। तो ये ट्रेंड बहुत बुरी ट्रेंड है। कहीं ना कहीं आपके कहने का ये मतलब है कि हम कोशिश करने से पहले ही हिम्मत हार देते हैं कि यूथ कुछ पर यूथ कुछ कर। एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ ना, ये वही बात है कि जब मैं 2014 में मैंने जब ज्वाइन किया पहली बार, तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट बारामूला है। तो हमने एक कोशिश की कि हमने बहुत सारे सेमिनार किए, गाइडेंस सेमिनार्स किए, या हमने डिग्री कॉलेज में फ्री भी पढ़ाया। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त जुड़े, और तो हमारा मकसद यही था कि हम थोड़ा अवेयर करें लोगों को, कि उनको गाइड करें कि आप इस एग्ज़ाम में आएँ, इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। इसमें आपको एक बहुत बड़ा पोस्ट भी मिलता है और उसके बाद आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो हमारी वैली की बात और जम्मू की बात कर रहा हूँ, तो वैली से बहुत ये ट्रेंड आगे भी चलता रहेगा। 20 साल चलता रहा, 20 साल से हम लेस देन 30%। अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन पीर पंजाल रेंज में होती है, चिनाब वैली में होती है, क्योंकि वो बच्चे हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और उनकी स्कूलिंग कहाँ है, वो उसी पहाड़ी इलाकों में है। हमसे भी बहुत ज़्यादा हमसे भी वो, इसका मतलब है इसमें सिंसियरिटी चाहिए, पैशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और कुछ नहीं। हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि पढ़ाई कब से स्टार्ट करनी है, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद? आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है। मुझे नहीं लगता हमें वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर किसी को सिविल सर्विस में आना है, उसको तो ग्रेजुएशन से ही शुरुआत करनी चाहिए। यही तो बेस्ट टाइम है। कॉलेज में तो यही तो बेस्ट टाइम। अगर वो कॉलेज में इंटर हो रहा है, कॉलेज उसके लिए बेस्ट टाइम। उसके 3-4 साल जो कॉलेज के हैं, इनको यूटिलाइज करें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल यंग हैं और यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं, आईएएस में आते हैं। वो कहाँ कैसे होता है? बेसिकली ये उनका ये है कि उनकी जो प्रिपरेशन शुरू होती है वो कॉलेज से ही शुरुआत होती है। अगर आप दिल्ली में देखेंगे, जो दिल्ली में ट्रेंड है, दिल्ली में जो लोग इस आईएएस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो फर्स्ट ईयर में रेगुलर जाते हैं कॉलेज, और वहाँ से उनकी कोचिंग या गाइडेंस चलती रहती है फर्स्ट ईयर से ही। दिल्ली में मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर में, जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत हैं, उनके एकेडमिक के साथ वो इस लाइन में बिल्कुल उसकी पढ़ाई और पहले से ही करते हैं, तो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तारिक साहब, आपकी ज़ाती ज़िंदगी को लेके एक सवाल है कि आप कैसे इंस्पायर हुए कि आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो है देना है और क्वालिफाई करना है? बिल्कुल, ये सवाल भी है कि लोग इंस्पायर होते हैं किसी को देख के। मेरा भी था कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बिल्कुल जो हमारा एक गांव है सामने, लारेडूरा है, तो वहाँ से एक आईएएस ऑफिसर निकला है। अभी वो वहाँ नहीं रहते हैं, परवेज़ देवान साहब, वो बेसिकली वहीं से हैं। तो मैंने बचपन में सुना था कि परवेज़ देवान, जब वो डिविजनल कमिश्नर थे, तब मैं तकरीबन मुझे लगता है 3rd या 4th में था, तो मैं सुनता था कि नहीं, यहाँ परवेज़ देवान साहब, तो इनने क्या किया, तब उतना नहीं पता था। लेकिन जब मास्टर्स किया बायोटेक्नोलॉजी में, और उसके बाद दिमाग में था कि करेंगे, ये एग्ज़ाम करेंगे। लेकिन यूपीएससी के लिए थोड़ी बहुत तैयारी की। हमारा एक यही डाइवर्जन रहा कि यूपीएससी में अलग सिलेबस, या यूपीएससी का पैटर्न डिफरेंट, यहाँ का पैटर्न डिफरेंट। अब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है। अब बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि एक तीर से आप दो शिकार हम कर सकते हैं। टफ एग्जाम नहीं है, हमारे लोगों ने यहाँ प्रूव भी करके दिया। शाह फैसल साहब ने टॉप किया, अतर साहब सेकंड टॉपर आए उसके बाद, या लोग कर रहे हैं हर साल यहाँ क्वालिफाई कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो नंबर है, इन टर्म्स ऑफ नंबर, अभी भी हम बहुत कम है। इवन क्या यहाँ पार्टिसिपेशन भी, जब आपकी पार्टिसिपेशन कम है तो जाहिर सी बात है नंबर भी, जब सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन, वो तो बहुत कम है। हालांकि बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं, आईसीपी, आप जानते होंगे आईसीपी के बारे में सुना होगा, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा क्या है, वो ये लोगों को, ये जो बच्चे हैं उनको तैयार कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, ताकि ज़्यादा पार्टिसिपेशन और सिलेक्शन ज़्यादा हो जाए, वरना ये ग्राफ गिरता रहेगा। ये अभी भी गिर रहा है, 30% से नीचे है। तारिक साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी इसमें पार्टिसिपेशन करने जा रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं। आप उनके लिए टिप्स दें कि कैसे उनको पढ़ाई करना है, कितने घंटे पढ़ाई करना है, और क्या क्या उनको करना चाहिए, उनकी इस तैयारी में उनको कौन सी कोशिशें करनी चाहिए। अभी जो आने वाला एग्ज़ाम है, आपको पता है कि जेकेपीएससी ने 257 जो पोस्ट हैं, केएस पोस्ट हैं, उसमें केपीएस भी है और अकाउंट्स भी है।
तो वो शायद जुलाई में इसका एग्ज़ाम भी हो रहा है। लेकिन बच्चे जुलाई तक वेट न करें, पहले से तैयारी करनी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर आप पहले से तैयारी न करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जुलाई में एग्ज़ाम है तो आपको आज से ही तैयारी करनी है। अब रहा सवाल आपका दूसरा कि कितना पढ़ना है। आपके पास एक सिलेबस दिया है, सिलेबस JKPSC का और UPSC का सेम है, सिलेबस दिया है, आपको ये सिलेबस कवर करना है। आप कितने टाइम में कवर करते हैं वो आपका काम है, वो एक स्टूडेंट का काम है, एक एस्पिरेंट का काम है। कहाँ तक आप ये कवर कर सकते हैं और किस टाइम तक कवर कर सकते हैं वो एक एस्पिरेंट ही डिसाइड करेगा। वो आप इसमें पढ़ना क्या है, बेसिक से शुरुआत करनी है कि आपको करना क्या है। आज एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज लोगों को राइट गाइडेंस होनी चाहिए, बच्चों को राइट गाइडेंस हो, वो ये क्वालिफाई एग्ज़ाम करेंगे क्योंकि उनके पास इंटरनेट है, उनके पास फैसिलिटीज़ है, उनके पास ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे फ्री लोग पढ़ाते हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत भी नहीं अगर राइट गाइडेंस होगी। ये सवाल यहाँ पे एक निकल के आया कि आपने कहा कि यूट्यूब चैनल्स हैं, हम यूट्यूब पे चैनल्स, क्या कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स के नाम हैं अगर आपके माइंड में इस वक्त हो? ये सडनली सवाल, आप प्लीज़ वो नाम बता दें। कुछ साइटें ऐसी हैं जिनको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर दिल्ली की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है vision.is.com, विजन IAS और इनसाइट्स IAS, उनकी टेस्ट सीरीज़ आते हैं, उन टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करना है। या अनअकैडमी है, अनअकैडमी प्लस है, अनअकैडमी प्लस तो पेड है लेकिन अनअकैडमी पे बहुत सारे फ्री वीडियोज़ हैं। mnunal.org है, mnunal इकॉनमी पढ़ाते हैं और जोग्राफ़ी पढ़ाते हैं, और एक साइट है PMS जोग्राफ़ी पढ़ाते हैं। तो एक इसी तरह PIB है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसका इस्तेमाल ठीक ठाक करना है, उस साइट को देखना है। बहुत सारी साइटें हैं, आप यूट्यूब से, इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। लेकिन बेसिक शुरुआत करें तो NCERT पढ़ें। जो सब्जेक्ट है, अगर आप देखेंगे जो अभी का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में जनरल स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। जनरल स्टडीज़ पे पहले 2 सब्जेक्ट होते थे, अब सिर्फ एक सब्जेक्ट है, कोई एक जनरल स्टडीज़ है। जनरल स्टडीज़ को अगर थोड़ा डिवाइड करेंगे तो वो 7 हिस्सों में 7-8 हिस्सों में डिवाइड होता है। सपोज हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है और करंट अफेयर्स है, एनवायरनमेंट है। तो इन चीज़ों को बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे, UPSC की बात कर रहा हूँ, UPSC JKPSC, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो आपको बेसिक 6 से लेके 8 तक की ही ज्योग्राफी, वो बेसिक बुक्स, बेसिक समझने की। उसके बाद 11th और 12th NCERT बुक्स, NCERT की बात कर रहा हूँ, इससे आपको बेसिक ज्योग्राफी समझ आएगी और वही बेसिक ज्योग्राफी वहाँ पे लिखनी है। मैं ज्योग्राफी के बाद इसी तरह हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री में अगर NCERT पढ़ेंगे, 11th और 12th की ओल्ड NCERTs हैं, उनको पढ़ना है, उससे आपको हिस्ट्री समझ आएगी। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं हिस्ट्री में, मिसाल के तौर पर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है मॉडर्न इंडिया के बारे में। पहले आप NCERT पढ़ेंगे, उसके बाद ये स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, बिटवीन द लाइन्स पढ़ेंगे। और इसी तरह पॉलिटी की बात है, पॉलिटी में सीधे आप इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बुक है, सभी लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद विजन IAS का मटेरियल आता है मेंस के लिए, उसको भी थोड़ा कंसल्ट करेंगे। करंट अफेयर विजन IAS से पढ़ेंगे। तो लिहाजा मटेरियल की इस वक्त कमी नहीं है, लेकिन राइट मटेरियल को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइट मटेरियल और राइट सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो हाफ सिलेक्शन हो। देखें यहाँ पर तारिक साहब क्या बात है, अभी मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है हर चीज़ में, तो यहाँ पे बुक सेलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। हर बुक सेलर के पास 10-10 ऑथर्स की बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स हैं। और मेरे जैसा स्टूडेंट अगर जाएगा, वो बुक लेने जाएगा, वो उसे बोलेगा सिविल सर्विस करना है, मेरे को बुक दे दें। इसमें कुछ बुक्स बनी हैं, इसमें कुछ बुक्स बनी है जिनका एक स्टैंडर्ड बन चुका है। मिसाल के तौर पर अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो स्पेक्ट्रम की वही मॉडर्न हिस्ट्री। आप प्लीज़ एक मिनट, आप प्लीज़ नोट कर लें, ये जो सर बुक्स का नाम देते हैं आपको बहुत काम आएंगे, आप ये पेन डाउन कर लें। हाँ, इसमें आप अगर सीक्वेंशियली जाएंगे जनरल स्टडीज़ की तरफ से, जो ज्योग्राफी पढ़नी है बिल्कुल 6 से लेके 8 तक ज्योग्राफी, और 11th-12th NCERT ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इसी से कामयाब हो आप। और एक एटलस बेसिक एटलस एक हो, खास पर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, हिस्ट्री की एक एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया बुक आती है, एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया बाय तमिलनाडु बोर्ड। ये एक NCERT, जिस तरह हमारी NCERT है उनकी NCERT तमिलनाडु बोर्ड की एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, इससे काफ़ी है। और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है, आर्ट एंड कल्चर, एन इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर, NCERT की 11th। और अगर इसको थोड़ा सप्लीमेंट करना है तो आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, एक बहुत अच्छी बुक है टाटा मैग्रा वालों की। तो ये बेसिक आपका ये हिस्ट्री वाला पोर्शन है, तो ये क्लियर हो जाएगा। और 11th और 12th जो मैंने ऑलरेडी बोला, 11th एंड 12th NCERT, ओल्ड NCERT खासकर हिस्ट्री में, उसमें RS शर्मा की एक बुक आती है और सतीश चंद्रा की आती है और बिपिन चंद्रा की आती है। तो इनमें बेसिक पढ़ना है। और अगर हम एनवायरनमेंट की तरफ जाएंगे, एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS की एक बुक आती है, शंकर IAS एक इंस्टीट्यूट है, उनकी एक बुक आती है, स्टैंडर्ड बुक है। और उसको सप्लीमेंट करना है करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर मैंने बोला कि विजन का मंथली करंट अफेयर आता है, तो वही बेटर है, उसको कंसल्ट करें। इकोनॉमी के लिए अगर इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमी को बेसिक अंडरस्टैंड करने के लिए इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट बाय के शक्कर गणेश,
के शंकर गणेश की एक छोटी बुक है, बुकलेट है, और इसको सप्लीमेंट करना है। जो करंट अफेयर आएगा, सपोज बजट आता है या इकोनॉमिक सर्वे आती है, जो भी जब सप्लीमेंट इसका आएगा तो उसको रीड करने की ज़रूरत है इंडियन इकोनॉमी के लिए या गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। वो करंट अफेयर से आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये पोर्शन, हिस्ट्री भी हो गया, ज्योग्राफी, सारे पोर्शन हो गए शायद कवर। जनरल स्टडीज़ उसमें कोई, हाँ, जनरल स्टडीज में और कोई अलग से जनरल नॉलेज की कोई बुक लाएं, छोटी सी जनरल नॉलेज के लिए। एक लूसेंट जनरल नॉलेज बुक आती है, उसको पढ़ें, तो वो काफ़ी है अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं। ठीक, मैं सुनता आया हूँ बचपन से कि न्यूज़पेपर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है किस हद तक। हाँ, बिल्कुल है। न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी हैबिट भी है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप पहले बेसिक शुरुआत करें तो बेसिक ये है कि आप विजन आईएएस से शुरुआत करें। विजन आईएएस का एक जो मंथली करंट अफेयर आता है, आप पहले उससे पढ़ें, वो शुरुआत करें, और बाद में आप सप्लीमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो विजन आईएएस का जो मंथली है करंट अफेयर्स, वो ठीक ठाक होता है। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर ठीक है, लेकिन उसमें भी उन्होंने ठीक ठाक मेहनत की होती है, उन्होंने बनाया होता है, तो वही आप पढ़ लें, बेहतर वही है। तारिक साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं, उनको ज़रूर इस हमारे आज की इस पहली छोटी सी कोशिश से मदद मिलेगी। आखिर पर इजाज़त लेने से पहले कुछ मैसेज आपकी उन स्टूडेंट्स के लिए या हमारे यूथ के लिए? मैसेज यही रहेगी कि मैं मतलब हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोग थोड़े अवेयर हो जाएँ। जैसे आज का ये मिलना भी है कि एक अवेयरनेस हो जाए। जहाँ भी मेरे यार दोस्त जो भी हैं, जो इस सिस्टम में हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके जो आसपास लोग हैं वो उनको गाइड करें, ताकि जो हमारा ग्राफ है और ना गिरे, और गिरता, जब नीचे गिरेगा 30% है ऑलरेडी, 30% जो कम से कम ये ग्राफ 50-50 होना चाहिए। यहाँ भी 50% सिलेक्शन हो, वहाँ भी 50% सिलेक्शन हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन, ये थे मोहतरम शेख तारिक साहब, जिन्होंने आज के हमारे इस शो में स्टूडेंट्स के लिए मैसेज दी। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये चलते चलते बात किफ़ायत के साथ का शुमारा बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं, और दीजिए अपने मेज़बान किफ़ायत आफ्ताब के साथ कैमरामैन आविद खान को इजाज़त। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।